बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए तो शुरू कर रहे हैं यहाँ पर अपना जो सिलेबस है उसके साथ फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो मैं आपके शुरू कर रहा हूं एंड दैट इज AS13 ऑन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। AS13 ऑन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, इस AS की हम बात कर रहे हैं तो समझना शुरू करिए मेरे साथ साथ। पहली बात करें तो इसमें से न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल, ठीक, जो 8 नंबर 10 नंबर तक का हो सकता है। ठीक, इस वेटेज की अगर हम बात करें तो 8 से मैक्सिमम 8 ही है, 10 भी नहीं जाएगा वैसे इसमें से। 8 नंबर तक की मैक्सिमम वेटेज एग्जाम में इस चैप्टर से बनती है। वो अलग बात है कि इस बार जनवरी वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का नहीं था, MCQ वगैरह थे वो एक दो, वो अलग बात है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कोई नहीं था। ठीक, चलो खैर, तो अब ये बात करें तो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और बहुत ही ज्यादा आसान है, सब कुछ ही आसान है। पूरा कोर्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई खास दिक्कत परेशानी मशक्कत मेरे को करनी नहीं पड़ेगी पूरे ही कोर्स में। एक बता दूं अच्छी बात, और कभी भी ऐसा नहीं हो कि अकाउंट्स का कोई बहुत ज्यादा होमवर्क करना है आपको। सर ने 5 क्वेश्चन दे दिए, 1-1 घंटे के हैं, सीए फाउंडेशन में था ना, NPO के क्वेश्चन दे दिए, पार्टनरशिप के दे दिए, है ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के दे दिए, 4 क्वेश्चन में 4 घंटे लग गए। कुछ नहीं है, अकाउंट्स में आपको कोई ऐसा सच होमवर्क नहीं मिलेगा। यहां जाने के बाद अगर आप रोज के मुझे 45 से 50 मिनट भी दे दोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मी, कुछ चैप्टर्स को छोड़कर। कुछ चैप्टर्स तो जरूर हैं टाइम कंज्यूमिंग, अदरवाइज मुझे इससे ज्यादा टाइम आपका नहीं चाहिए होगा घर जाकर। ठीक, यहां पर ध्यान सुनेंगे तो न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन मिलेगा 8 से 10 नंबर तक का, इंपॉर्टेंट है और बेहद ही ज्यादा आसान है। अब हम करेंगे क्या वो भी सुन लो एक बार। मैं कोई भी चीज कैसे पढ़ाऊंगा आपको, पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, कोई भी टॉपिक लेंगे, मैं कोशिश करूंगा पूरे के पूरे टॉपिक की कहानियां आपको सुना दूं। ठीक, उसके बाद कुछ जरूरत होगी तो नोट्स बनवाऊंगा क्लास में ही, और फिर इस असाइनमेंट पर आएंगे क्वेश्चंस पर। ठीक, जिससे जब क्वेश्चन पढ़ो तो आप अपने आप ही आंसर करना शुरू कर दो। फाइन, तो शुरुआत कर रहे हैं यहां पर। नोट्स सारे मैं बनवाऊंगा आपको कुछ नहीं बनाना, सारे नोट्स मैं बनवाऊंगा। नोट्स इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि जब एनालिसिस आती है, डिसीजन मेकिंग आती है, तो आपको लैंग्वेज चाहिए होती है लिखने के लिए। आपको पता तो है जी इसका आंसर यस है, लेकिन 4 नंबर में यस लिख के नहीं आ सकते ना, आपको AS बताना पड़ेगा, कौन सा प्रोविजंस बताने पड़ेंगे, स्टाइल चाहिए लिखने का, कीवर्ड्स चाहिए लिखने के लिए जो AS में लिखे हुए हैं, और एक फैंसी सा आंसर तैयार करना होगा। ठीक, वो सारे नोट्स हर चैप्टर के, हर AS के मैं क्लास में ही बनवाऊंगा। क्लियर है बात? आप क्या करेंगे, जब भी मैं कोई AS शुरू करूंगा, थ्योरी लिखना शुरू करूंगा, लिखना शुरू करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो बता दूंगा 3-4 पेज छोड़ देना। यानी क्या होगा, उस AS की पूरी थ्योरी शुरू के कुछ पेजेस में कंपाइल्ड होगी, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक, बीच में ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम से पहले। चलो जी, तो सबसे पहली बात करें यहां पर, ये सीखने वाले हैं हम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। AS बता रहा है कि मैं बताता हूं आपको कि अकाउंटिंग कैसे करिएगा इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड करनी है अपनी किताबों में तो वो इन्वेस्टमेंट्स किस प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे, आइए हम आपको सिखाते हैं। मैंने कहा सिखा तो दोगे, पहले ये तो बताओ इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नाम तो बहुत सुना है, नाम तो बतेरा सुना है हमने इन्वेस्टमेंट्स का। बताओ जी, आप ही बता दो फिर, इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हो? वो तो एग्जाम्पल हो गया, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या, इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल सर इक्विटी शेयर में किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, वो इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल ठीक। एग्जाम्पल से पहले पूछ रहा हूं मैं आपसे, अच्छा तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हुआ, अरे ऐसे आए हो, हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा? आप कुछ देंगे तो इन रिटर्न आगे जाकर हमें कुछ मिलेगा। अब कुछ देंगे तो आगे जाकर कुछ मिलेगा, वो तो स्टॉक भी हो गया। स्टॉक आज खरीद लेते हैं, कल को हायर प्राइस पे बिकेगा, कुछ मिलेगा। थोड़ी बड़ी डेफिनेशन सी हो गई, थोड़ी और छोटी करना, कुछ और खास बात जो इन्वेस्टमेंट में है बाकी में नहीं है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट
आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, लैंड खरीद लिया, आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले लिए, किसी कंपनी के बॉन्ड्स ले लिए, सारी इन्वेस्टमेंट हैं, बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या है इनमें ऐसी खास बात? एक वो वर्ड चाहिए मुझे थोड़े से जी। वो तो आप एसेट में पैसा लगा रहे हो, तो वो एसेट भी फिक्स्ड एसेट, मशीन भी बना के देगी कुछ आपको, तो वो बात तो फिक्स्ड एसेट में भी है, इन्वेस्टमेंट में भी है, स्टॉक में भी है। इन्वेस्टमेंट में क्या है ऐसा अलग सा जी? बोलो, सोचो भाई, कुछ तो सोचो। सबको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मुझे मालूम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की परिभाषा मुझे बतानी है। कुछ तो बताओ ऐसा जो सीधा इन्वेस्टमेंट पर जाकर हिट हो। इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? एसेट्स हैं। अब एसेट तो बतेरी सारी होती है, लेकिन ये वो एसेट हैं जो बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं थी। हां बोलो, हां बोलो। ये वो एसेट हैं जो बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं थी। तो सर खरीदी क्यों? फिर खरीदी क्यों? जब बिजनेस करने के लिए गोल्ड जरूरी नहीं था, मेरे बिजनेस करने के लिए, इंस्टीट्यूट चलाने के लिए रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने आवश्यक नहीं थे, मेरे बिजनेस करने के लिए लैंड खरीदनी, खेत खरीद लिया मैंने, वो आवश्यक नहीं था, मेरे बिजनेस इंस्टीट्यूट चलाने के लिए मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए, वो आवश्यक नहीं थे, तो फिर खरीदवा क्यों दिया आपने मुझे? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम, ये कीवर्ड है। नॉट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, लेकिन क्यों खरीदा आपने? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम। अब ये एक्स्ट्रा इनकम के नाम बताना क्या क्या होंगे? एक्स्ट्रा इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक, या डिविडेंड। मैंने शेयर्स में खरीदा, इन्वेस्ट किया, क्यों? अरे कंपनी बढ़िया पैसा कमाएगी, डिविडेंड देगी। और बताओ, रेंट, हां ठीक है कि मैंने दुकान खरीदी 3-4, किराया आता रहेगा इनका। और बताओ, लैंड क्यों खरीदी? अरे लैंड क्यों खरीदी मैंने? फार्मिंग तो धंधा हो जाएगा फिर वो। मैंने क्यों लैंड ली? अच्छा मुझे बताओ, लैंड लेके किसी को वैसे देते, मैंने लैंड क्यों ली? मुझे मेरे प्रेफेक्ट सोचो आप, मैं ना तो फार्मिंग करूंगा। एग्जैक्टली, कैपिटल एप्रिसिएशन। मैं वर्ड ढूंढ रहा हूं एएस वाले, मैं एएस के वर्ड निकलवा रहा हूं आपसे। फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड अदर बेनिफिट्स, बहुत सारे हो सकते हैं। आई होप ठीक है बात। तो क्या सारे वर्ड्स इकट्ठे कर दूं एक साथ? अब डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। एज पर AS 13, इन्वेस्टमेंट्स आर दोज एसेट्स, कौन सी? विच आर हेल्ड बाय एनी एंटरप्राइज, मैंने खरीदी हुई है, क्यों? विच आर हेल्ड बाय एनी एंटरप्राइज for the purpose of earning extra income in the form of interest, dividend, rent, capital appreciation, etc. खत्म बात, खत्म बात। क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा। ठीक, तो ये हो गई हमारे पास इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन जो AS 13 ने डिफाइन की। फिर AS ने बताया कि भाई आप जो कोई भी इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं मैंने कोई शेयर्स परचेज किए, या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की डिबेंचर्स में, या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की रियल एस्टेट में। अब इसको रिकॉर्ड कितने पर करोगे? कॉस्ट एंट्री तो आती है मुझे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, या तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन लैंड टू बैंक। बेटा क्लियर है बात? इतनी प्रॉब्लम है कितने पर रिकॉर्ड करोगे? तो कितने पे करेंगे? जितने की खरीदी उतने पे रिकॉर्ड कर लेंगे। मान लेते हैं मैंने शेयर्स खरीदे 1 लाख के, तो परचेज प्राइस पर होगा, साथ में ब्रोकर को मैंने कमीशन दिया 5,000 का, और कुछ स्टैम्प चार्जेस भी लग गए 2,000 के। बताना इन्वेस्टमेंट्स कितने पर रिकॉर्ड की जाएंगी? 1 लाख पर? 1 लाख पर रिकॉर्ड होंगी? बोलो हां। अरे बोलो हां। नहीं होंगी भाई। इन्वेस्टमेंट्स किताबों पर कितने आएंगी? कितने की आएंगी? विल बी रिकॉर्डेड एट
सिंपल रूल है ये। तो जितने भी एक्सपेंसेस हुए होंगे इसको एक्वायर करने में, वो सारे खर्चे इसकी कॉस्ट में जोड़कर दिखाएंगे। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? आसान है। तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कभी तो सब कुछ जोड़कर दिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर निकालनी है। दूसरा मुद्दा मेरा, पहला क्या था? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा क्या बताया मैंने? कॉस्ट। कॉस्ट एट विच द इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक। तीसरी बात सुनिए, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट भी कई प्रकार की हो सकती हैं। ये इन्वेस्टमेंट भी मैं सब लिखवाऊंगा अभी आपको, लेकिन लिखने में ज्यादा मजे आएंगे अगर सुन लोगे पहले तो। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा दो प्रकार की हो सकती हैं। कैन बी, कौन सी हो सकती है बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, या फिर परमानेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या कुछ भी कह लो, इसमें एक ही बात है, परमानेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्या क्या समझ में आ रहा है? वर्ड से बताओ क्या होगा ये क्या होगा? विच आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर अ पीरियड, फॉर अ शॉर्टर पीरियड। मैंने एएस से पूछा, मैंने जी शॉर्टर पीरियड क्या होता है? ये 12 महीने। अगर 12 महीने तक की रखेंगे आप, इस सोच से आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी तो वो कौन सी हो जाएगी? लेकिन जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो कौन सी हो जाएगी? यानी कौन सी हो गई लॉन्ग टर्म? जो आपने 12 महीने से अधिक सोचकर परचेज की थी। ये सोच चेंज हो सकती है क्या? ये सोच चेंज हो सकती है क्या? हो सकती है। रिक्लासिफिकेशन हो सकता है। मैंने आज क्या किया, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, ये सोचकर कि भाई जब बेटी की पढ़ाई कराऊंगा उसे बाहर बाहर कहीं भेजना पड़ जाएगा तो इन शेयर्स को बेच दूंगा बढ़िया दाम, जब लैंड बेच दूंगा बढ़िया दाम मिल जाएगा और बच्चे की पढ़ाई करवा देंगे विदेश की। 5-7 साल लगेंगे। तो मैंने आज जब शेयर खरीदे तो वो क्या थी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। हाँ बोलो बेटा। और मैंने कहा 6 महीने बाद ही धक्का क्या दबा के प्राइस मिल रहे हैं, और मुझे रिकमेंडेशन मिली भैया इसे बेच दो, गिरने वाले हैं वरना इसके प्राइस इतना बढ़ चुका है। मैंने कहा निकालो इसे, अब एक आध हफ्ते में निकाल दूंगा मैं इसे। यानी क्या किया मैंने? आज तक मेरे जहन में था ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेंगी, लेकिन मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको? करंट इन्वेस्टमेंट में। मैंने कहा नहीं अब ये करंट हो गई मेरे लिए। या करंट से लॉन्ग टर्म भी जा सकती हैं ऐसी। मैंने सोचा था कि ऐसे ही खरीद लेते हैं, कुछ पैसे पड़े हैं फिलहाल तो, और साल 6 महीने में गोल्ड खरीद लिया मैंने गोल्ड बढ़ रहा है, फिलहाल कुछ पैसे पड़े हैं गोल्ड ले लेता हूं मैं। और कुछ दिन में बता रहे हैं ज्वेलर्स या बुलियन एसोसिएशन बता रही है कि रेट बढ़ने वाले हैं अगले हफ्ते, तो जब बढ़ जाएंगे हफ्ते 10 दिन में बेच दूंगा, निकल जाऊंगा। मैंने क्या सोचकर इन्वेस्ट किया था? करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ बोलो। लेकिन जब प्राइस बढ़ गए या प्राइस गिर गए, चलो छोड़ो यार, पढ़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं बेच रहे थे, मन बदल गया मेरा, पढ़ रहने दो। वाइफ ने कहा एक काम करो, परचेज कर लिया तो कर लिया गोल्ड, बच्चों की शादी वादी में काम आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है नहीं बेचते। तो यानी खरीदा था मैंने करंट इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से, लेकिन क्या बन गई ये बाद में? बोलो बेटा क्या बन गई? तो रिक्लासिफिकेशन हो गया कि नहीं हुआ? वो कैसे करेंगे एक और मुद्दा है बाद का। फिलहाल ये बताओ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ में आता है कि नहीं आता है? 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट, या तो करंट होंगी या लॉन्ग टर्म होंगी। करंट विच इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड, इंटेंशन है बस मेरी, वो इंटेंशन चेंज हो सकती है। मैंने वर्ड इंटेंडेड क्लियर किया आपसे। इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर अ पीरियड अप टू 12 मंथ। अप टू 12 मंथ, वहां पर क्या होगा? मोर देन 12 मंथ्स। क्लियर है बात? चलो जी, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा सर, ये इन्वेस्टमेंट जो है इनका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? यहां से बनेगा क्वेश्चन। ये सब कहानियां थी इससे पहले की। टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन किताबों में कितने पर, किताबों पे कितने पर दिखाएं? किताबों पे क्या दिखाना है? जितने की परचेज की थी उसमें खर्चे वर्चे जोड़कर सब इन्वेस्टमेंट बैठ रही हैं 1.5 लाख की, तो 1.5 लाख में ही दिखाएंगे।
हाँ 1.5 लाख में आएगी एंट्री। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। बोलो बेटा ठीक है? हाँ बोलो। बैंक टू डेबिट, सॉरी इन्वेस्टमेंट टू, हाँ भी बोल रहे हैं नलायक, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 1.5 लाख रुपया। सर इसमें वैल्यूएशन की बात कहां से आ गई? नहीं, ये आज रिकॉर्ड तो हो गई, लेकिन दिस नीड्स टू बी वैल्यूड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ठीक, क्या रूल है? सुनो, ध्यान से सुनना, यहीं से बनेगा जो कुछ बनेगा बस। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर, एएस बोलता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, एएस 13 बोल रहा है, आर वैल्यूड एट, रूल बात बताता हूं, कॉस्ट सुनो, ये इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास, इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास 1.5 लाख की, और इनका मार्केट में भाव चल रहा है 1.8 लाख। 1.5 लाख की थी, मैंने एंट्री कर ली। आज कहां आ गए हम? आज आ गए 31 मार्च को, ईयर एंड पर। किताबों में कितने की चल रही है? 1.5 लाख। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं इसे, ध्यान रखना। बोलो बेटा, बुक वैल्यू तो होता है बच्चों वाला शब्द। अब जब एएस में आ गए, बड़े हो गए, सीए बनने वाले हो, तो हम क्या कहेंगे इसको? कैरिंग अमाउंट। द अमाउंट एट विच द एसेट इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने पे कैरी हो रही है ये? 1.5 लाख। ठीक, मुझे बताओ किताबों में कितने की दिखाएंगे? अब बैलेंस शीट बनानी है मुझे, कितने की दिखाएंगे? 1.5 लाख की है, 1,80,000 की। मार्केट में भाव बढ़ गया इसका? पहले तो वैल्यूएशन करेंगे ना। कर तो लिया, 1,80,000 है वैल्यूएशन भाव इसका मार्केट में। सर फिर बाद में तो बैलेंस शीट में तो 1,80,000 की। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे सवाल। 1.5 लाख का मैंने शेयर्स खरीदे थे, और आज 31 मार्च को उनका भाव 1,80,000 हो गया है। मैं किताबों पे कितने के दिखाऊं? 1.5 लाख या 1,80? 1,80। तो 1,80 अगर आप कह रहे हो, तो मुझसे ये बोल रहे हो सर 30,000 का प्रॉफिट बुक कर लो। आप कह रहे हो मुझसे, जबकि वो प्रॉफिट हुआ नहीं अभी। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेज बट नेवर एंटिसिपेट योर फ्यूचर गेन्स। आपका दिख रहा, ओहो मजे आ गए, 1.5 लाख की शेयर खरीदे थे, 1,80 भाव हो गया, खुश हो जाओ, भंगड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किताबों में वो खुशी नहीं आनी चाहिए। बैलेंस शीट में कितने पर आएगी? बेटा क्लियर है बात? बोलो। ठीक, अगर दूसरा केस मैं सीधा रूल नहीं लिखवाऊंगा कभी भी आपको। कॉस्ट है 2 लाख, मार्केट, ओहो सो सैड बेटा, मार्केट में भाव रह गया 1.75 लाख। किताबों में कितने पर चल रही है? ये रही ना, कहां गई एंट्री? ये रही। किताबों पर कितने में आ रही थी? खरीदते ही एंट्री कर ली थी मैंने। बेटा बोलो। 1.5 लाख की किताबों में चल रही है, आज भाव कितना रह गया मार्केट में? बोलो भाई, 2.25 लाख रुपए रह, क्या हुआ? अच्छा, अरे चलो 2 लाख की थी, समझ में भाव ना समझ रहे हो, भावना तो 2 लाख की एसेट थी, भाव रह गया 1.75 लाख रुपीज। सो सैड। क्या करूं बताओ बेटा? अब समझ में आ रहा है आपको? अब समझ में आ रहा है? कितने पर वैल्यू करेंगे इसको? बैलेंस शीट में दिखाएंगे 1. कहां से पकड़ा आपने बताओ? प्रोवाइड फॉर फ्यूचर। हुआ नहीं है लॉस, ये हुआ नहीं है। आज भाव गिर गया तो मुझे लग रहा है यार मार्केट प्राइस गिर गया इसका, तो और मुझे तो हाल फिलहाल में बेचनी है, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट है, 12 महीने के लिए रखी हुई है मैक्सिमम, मुझे तो बेचनी है, और बेचनी ही है तो घाटा दिख रहा है, हुआ नहीं है, दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है तो बुक कर लो आज। हाँ बोलो फटाफट से। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। लेकिन अब एक ध्यान सुनो बात, क्या करना पड़ेगा आपको? दिखाना पड़ेगा एक चीज और।
इसको मैं ना वहीं ले आता हूँ, वरना ना इसी फिगर पर एक्चुअली 1.5 लाख कॉस्ट थी, 1.2 लाख है, कितना दिखाएंगे अब 1.2 लाख। अब ध्यान से समझ लो एक बार, किताबों में आज तक कितने की थी 1.5 लाख की, लेकिन अब कितने की आनी है, यानी 30,000 का लॉस आज ही बुक करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, ₹30,000 लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L। हाँ बोलो, हाँ बोलो, ठीक है बिल्कुल। आपको ना क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करने, वो यही सब लिख के दिखाना है आपको कि भाई इसका ऐसे होगा, ये होगा तो, और इसका ये करेंगे, ये स्टोरी आएंगी, क्वेश्चन नहीं आएगा वहां पर कोई ऐसा लंबा चौड़ा। आपको बताना पड़ेगा ये है जी स्थिति, ठीक, बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा AS13 का, तो मैं बोलूंगा एज पर AS13 करंट एसेट्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। नाउ इन द गिवन केस, since market price is lower, therefore investment should be recorded at 1.2 lakh and loss of 30,000 should be transferred to, यहां कितना ट्रांसफर होगा P&L में, कितना होगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। 1.5 लाख की एसेट थी, 1.5 लाख ही किताबों में आ रही है, कुछ नहीं होगा। कहां कुछ चेंज किया आपने, देखो ना 1.5 लाख बुक किया था और बैलेंस शीट में भी 1.5 लाख ही है। आई होप ठीक है बात। तो आओ रूल बना लें। अब क्या रूल क्या हो गया करंट इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यूएशन का, अब कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यहीं से तो बनाएंगे। लो देखो, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दैट्स इट। करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। याद रहेगी बात। आंसर आपको फैंसी यही लिख के आना है। आप सीधा ये लिख दोगे, वो पूछेगा सजेस्ट, वो ये बोलेगा डिस्कस, एग्जाम्पल बता रहा हूं, एज पर AS13, ठीक। तो आप ये नहीं करोगे शुड बी वैल्यूड एट 1.2 लाख, लॉस इतना ना, क्या करोगे बताओ। 4 नंबर क्वेश्चन है ये, क्या करोगे पहले, हाँ पहले AS13 में जाओ, वहां मैंने प्रोविजन लिखवा रखा है फैंसी शब्द, वो शब्द कॉपी करो कि एज पर AS13 करंट इन्वेस्टमेंट्स शुड बी वैल्यूड एट फला 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 फला, पैराग्राफ खत्म। अगला पैराग्राफ, नाउ इन द गिवन केस, ठीक। अब ये साइड ध्यान पेल दो अपना, क्लियर है बात। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, आप देखोगे 6 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ के बता दोगे इसका आंसर यस है या नो है, बस इतना ही करना है। आपको बताना होगा यस और नो। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया आपको यस है इसका आंसर या नो, मैं बता दूंगा ऐसी ट्रिक आपको, लेकिन उसको यस नो ऐसे ही लिख सकते आप, आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, और प्रोविजन के लिए वो नोट्स काम आएंगे जो बनवाऊंगा मैं आपको सारे, ठीक। क्योंकि फैंसी लैंग्वेज चाहिए, थोड़ी सी शब्द चाहिए ठीक ठाक, वो वहां से मिलेंगे। आई होप ठीक है बात। ये तो बढ़ू बेटा आगे। अच्छा दूसरा सुनो, और इन्वेस्टमेंट कौन सी है बेटा दूसरी, एक थी हमारे पास जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या परमानेंट इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं कई बार। ये कौन सी थी लॉन्ग टर्म, विच आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, लंबे समय के लिए ली हुई हैं। अच्छा, जब मैंने खरीदी थी ये, तब थी ये 5 लाख की, तो आज किताबों में 5 लाख की ही है अभी, ठीक। कॉस्ट कह लो, कैरिंग अमाउंट कह लो, बुक वैल्यू कह लो, एक ही बात है। आज जब 31 मार्च को, ध्यान सुनना, 31 मार्च को क्लोजिंग चल रही थी, बैलेंस शीट बनानी थी मुझे। अब यहां दिखाना है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखानी है, तो कितने की दिखाएं। मैंने कहा देखते हैं, आओ चलो। सीए साहब ने पूछा बताओ कॉस्ट कितनी है इसकी, मैंने कहा जी कॉस्ट तो 5 लाख है। बोला मार्केट में क्या भाव चल रहा है इसका, मार्केट में भाव चल रहा है जी इसका 4.5 लाख। वो लैंड ना, मतलब अभी फिलहाल मंदी चल रही है रियल एस्टेट में, इसलिए 4.5 लाख ही मार्केट में भाव इसका आज मिल पाएगा।
मिल पाएगा। या मैंने कहा सीए साहब 6 लाख तो कहीं नहीं गए, इसके 6 लाख तो हाथ के हाथ मिल जाएंगे, मार्केट में भाव कम या ज्यादा कुछ भी। समझ में आ रही बात? बोलो बेटा। अब क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन किस पर करेंगे? बोलो कुछ। कितने पर दिखाऊं बैलेंस शीट में? ये 5 लाख पर, या पहले चलो केस ए पकड़ लेते हैं, इस पर या इस पर? बोलो। मार्केट वैल्यू पर। हाँ बोलो ना, कुछ तो बोलो, तभी तो गलत साबित करूंगा मैं आपको, तभी तो मजे आएंगे। बोलो बेटा। मार्केट प्राइस पर सर 50,000 का लॉस दिख रहा है हमारे को। बोलो हाँ। कहां है लॉस भाई? बेचने वाले हो उसे? 2, 4, 5, 10 दिन में बेचने वाले हो, 2, 4 महीने में बेचने वाले हो, तो करेगा क्या मार्केट वैल्यू? नॉट इंटेंडेड टू बी सोल्ड इन द शॉर्ट टर्म पीरियड। जब बेचने के लिए है ही नहीं, जब ये बेचने के लिए है ही नहीं, तो इस करंट परमानेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू से कोई फर्क ना पड़ेगा। अच्छा ये तो वैसे ही इररिलेवेंट है। बोलो हाँ। बोलो। ये तो 1 लाख का गेन है, ये तो मतलब ही नहीं बनता कुछ कहीं से कहीं तक। हाँ बोलो फटाफट से। ये तो मैंने आउटराइटली ही रिजेक्ट कर दिया। ये जरूर दिमाग में परेशान कर रहा था। मैंने क्या कहा? नहीं भाई नहीं, ये भी नहीं। तो क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। अरे भाई जिस घर जाना नहीं उसका रास्ता देखना ही क्यों? शुड बी वैल्यूड एट 5 लाख। हाउएवर, अब हाउएवर का मतलब क्या है? कुछ तो है इसमें पंच। हाउएवर इफ द डिक्लाइन, अच्छा इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आउटराइटली रिजेक्ट है ना। इसकी बात सुन लो। हाउएवर इफ द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स सीम्स टू बी, मैंने एक लैंड खरीदी, लाइन छोड़ दी मैंने बीच में, वो भी मैंने लैंड खरीदी एक, मैंने कहा बढ़िया है भैया, तो बड़ी शानदार कॉलोनी बनाएंगे इस पर और बढ़िया रेटों में बिकेगी। और क्या ही बताऊं आपको, अगले दिन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहां पर ना और आधा किलोमीटर दूर ही उससे एक कूड़ा जो होता है ना वेस्टेज, उसका डिस्पोजल प्लांट लगा दिया। ओहो, अभी मैंने लैंड खरीदी 5 लाख की, कूड़े का प्लांट लग गया, सारे दिन स्मेल आएगी, बीमारी होंगी, कूड़े वाले खड़े रहेंगे वहां पर, ट्रक खड़े रहेंगे वहां पर, कूड़ा डिस्पोज ऑफ हो रहा है, गार्बेज को रिसाइकिल कर रहे हैं वो। मेरी प्रॉपर्टी 5 लाख वाली, उसकी वैल्यू मैंने ब्रोकर से पूछी कितने में बिक जाएगी? जी 4 लाख ही मिल पाएंगे, मार्केट वैल्यू 4.5 लाख रुपए मिल पाएंगे। क्या करूं सर? आपने तो बताया कुछ नहीं करना। लैंड मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी है, शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। बोलो हाँ, यही तो करेंगे। लेकिन एक पंच है इस बार। पेज क्या है इस बार? पेज ये है कि इस बार ये जो वैल्यू गिरी है ना, ये परमानेंटली फॉल हो गई, ये वापस नहीं बढ़ेगी अभी। इफ द फॉल इन वैल्यू इज परमानेंट इन नेचर, डिक्लाइन इन वैल्यू इज परमानेंट इन नेचर, देन वी शुड प्रोवाइड फॉर सच लॉस। भैया अब तो गिरी ही गई ना, ये तो अब आज बेच लो, 5 साल बाद बेच लो, 10 साल बाद बेच लो, कूड़े का प्लांट लग गया, वैल्यू तो आपकी परमानेंटली गिर ही गई। तो अब क्या करेंगे ऐसे में? बताओ फटाफट से क्या करेंगे? बोलो बेटा क्या करेंगे? हाँ, इसको दिखाएंगे 4.5 लाख में, ठीक, और क्या कर लेंगे? 0.5 लाख का क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। वही लॉस ही है, मतलब किसी भी नाम से दिखा दो आप, ठीक, लॉस ही है। क्लियर है बात? बोलो। अब सुनो एग्जाम में क्या पूछता है वो। बोलेगा जी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, कॉस्ट 5 लाख की थी, मार्केट वैल्यू 4.5 लाख रुपए रह गई, बताओ क्या करेंगे? क्या करोगे आप?
5 लाख पे दिखा देंगे? नहीं कहोगे आप ऐसा, आप नहीं कहोगे, आप तलवार लेकर नहीं बैठोगे कि एक की गर्दन काट दी और एक का आंसर दे दिया। आपको क्या पता भाई, आप अपना ज्ञान पे लो ना, आप अपना पूरा ज्ञान पे लो। वहां पर एग्जाम में क्या लिखोगे कि एज पर AS13 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी valued at 5 lakh rupees, market value is irrelevant. However, as per AS13, if the fall in value of long-term investments is permanent in nature, then that loss should be provided in the books of accounts. Therefore, in the given case, if the fall in value is permanent in nature, then we should value the investments at 4.5 lakh rupees and a provision of 0.5 lakh should be created in the books of accounts. I hope ठीक है बात? Yes, बोलो बेटा। Yes, अब तलवार लेके मत बैठो भाई, आपको कहां पता परमानेंट है नहीं, बता दो। आपको तो पता है ना कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, दोनों चीज बता दो भाई, जो है अपने आप देख लेना। कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, सोचो ना, क्लाइंट आएगा जी 5 लाख की लैंड थी, 4.5 लाख की रह गई, क्या कहोगे? 5 लाख की दिखा दो? नहीं भाई, से यही तो राय दोगे ना। देखो अगर ऐसा है, लैंड की लैंड आपकी वैल्यूएशन आपको पता होगा, क्यों गिरी वो आपको पता होगा। मैं तो बता रहा हूं, देखो अगर ये परमानेंट नहीं है तब तो 5 लाख दिखा दो, अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो इसे कम करके दिखाना और लॉस को बुक कर देना। आपको समझ में आ रहा है? ये फील करो कि आप ऑफिस में बैठे हो अपने, कोई पूछने आया तो ऐसी जवाब तो दोगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब मेरे पास कोई आए, सर मेरे बच्चे ने 12th किया है, अभी क्या कराऊं इसे, CA कराऊं या CS कराऊं? तो मैं यही तो बोलूंगा भाई, अगर न्यूमेरिकल अच्छे हैं तो CS में करा दो, थियोरेटिकल अच्छा है इसका बच्चे का तो CS में करा दो। तो आपको देखना है ना आपको बच्चा कैसा है। क्लियर है बात? आपको ऐसे ही आंसर करने हैं। 70% पेपर अकाउंट्स का यही होगा, इसी प्रकार से होगा, ठीक? तो इसलिए कभी भी एकदम तलवार लेके मत खड़े हो कि ऐसा करेंगे, ठीक? तो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, उस इंफॉर्मेशन को आप दे दो। तो ये था हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या था बेटा, नाम बताना इसका, क्या सीखा हमने अभी? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक? कि इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। एक आखिरी टॉपिक और है इसमें, एंड दैट इज रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन मतलब आज तक करंट मान रहा था, अब मैं कह रहा हूं नहीं नहीं लॉन्ग है ये, तो इसका वैल्यूएशन अब कैसे होगा। या अदर वे राउंड कि आज तक मैं लॉन्ग मान रहा था, अब मैं क्या कह रहा हूं, नहीं 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 ये तो शॉर्ट टर्म ही है, मैं बेच दूंगा अगले 6-8 महीने में, तो इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। वो दोनों चीजें यहां पर, उसके रूल भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है इतनी बात? अभी लिखवा रहा हूं थोड़ी देर में। उसके बाद एक छोटी सी बात और सुन लीजिए पहले, वो रह गई इसमें, बस फिर काम शुरू करेंगे नोट्स बनाने का। सुनना जरा, मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं कुछ, ये शेयर्स में, गोल्ड में और सिल्वर में मान लेते हैं। कॉस्ट है इसकी 50,000, 14,000, 30,000। इनका मार्केट में भाव चल रहा है 40,000, 18,000, 28,000। ये सारी की सारी बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। टोटल कॉस्ट बताना कितनी हो गई बेटा? 5, 6, 3, 9। ये बताओ बेटा कितना? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म कितने की आएंगी? 94, 86? 86 की, शाबाश। गलत है, गलत है। क्यों गलत है? कंपैरिजन कॉस्ट का मार्केट प्राइस से करना है, बट दैट कंपैरिजन हैज टू बी मेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। कहीं पढ़ा तो है हमने ये, AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्वेश्चन भी किया था, याद आ रहा है?
कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लेकिन कंपैरिजन इंडिविजुअल आइटम बाय आइटम बेसिस पर होता था, यहां पर भी ऐसे ही होगा। जब आपने ये किया, जानते हो क्या किया आपने गलती? एक आपने कितने का लॉस बुक करा दिया, जल्दी बोलो फटाफट से भाई। किताबों में 94 की थी, आपने 96 की दिखा दी, कितने का लॉस बुक करा दिया? 8000 का लॉस बुक कराया आपने। स्थिति क्या है इसमें? क्या है एक्सपेक्टेशन? बताओ क्या है? 10,000 का लॉस। यहां बताओ 4,000 के गेन की एक्सपेक्टेशन है। यहां बताओ 2,000 का लॉस की एक्सपेक्टेशन है। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? प्रोवाइड करो, इग्नोर करो, प्रोवाइड करो, यही तो कहता है। तो कुल मिला के किताबों में लॉस कितने का आना चाहिए था? 12,000। दिखाया कितना आपने? पता है क्यों हुआ ऐसा? बताओ क्यों हुआ? आपने फ्यूचर गेन की एक्सपेक्टेशन को फ्यूचर गेन लॉस से सेट ऑफ करके नेट दिखा दिया। गलत किया कि नहीं किया? तो लॉजिकली भी हुई है, मेरा लॉजिक भी ये कहता है और एएस भी यही बोल रहा है कि कंपैरिजन हैज टू बी मेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। आई होप ठीक है बात ये, बढ़ूं आगे, ठीक ध्यान रहेगी ना बात ये कि कंपैरिजन जो करना है कॉस्ट का मार्केट प्राइस से, दैट हैज टू बी मेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। स्टार्ट करो लिखना फटाफट से, डालो हेडिंग AS 13। अब लिखो फटाफट से, डालो हेडिंग AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। चलो जी, AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। पहला पॉइंट लिखें इसमें, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मैं तोड़ के लिखा रहा हूं डेफिनेशन, जिससे एक एक वर्ड पर आप फोकस कर पाए। इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? आर एसेट्स। कौन सी एसेट्स? हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। क्यों हेल्ड की हुई है आपने? फॉर अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम। अच्छा, कैसे होगी एक्स्ट्रा इनकम ये? इन द फॉर्म ऑफ, ये पूरी डेफिनेशन एक ही है जो हम टुकड़ों में तोड़ के लिख रहे हैं, जिससे याद करने में भी आसानी हो जाए। इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सेट्रा। लो जी, तैयार हो गई पहली चीज हमारी। इन सब के रट्टे रट्टे लगाने मत बैठ जाना, बस दो दो चार चार पढ़ोगे ना इसको आप, तो दिमाग में सेट हो जाएंगे वर्ड्स। सेकंड लिखो, क्या लिखोगे बेटा? सेकंड पॉइंट लिखिए। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने पर दिखाएंगे बेटा? जो भी परचेज प्राइस हो उसमें ऐड कर देंगे कोई ब्रोकरेज है, कोई स्टैंप ड्यूटी है, तो वो सब ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू जो आएगी, या अदर एक्सपेंसेस भी कोई हो सकते हैं।
बेटा बनाएंगे डल हेडिंग थर्ड, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पहला लिखो बेटा, क्या लिखोगे? करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स एएस ने यही नाम दिया है, अपनी समझ के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हम इनको बोलते हैं किताबों में। वैसे शॉर्ट करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या लिखोगे इसमें? लिखो इसकी डेफिनेशन फिर से। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज which are readily realizable and, ये एंड वर्ड का मतलब क्या है? दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, एकदम बिक जाए ऐसी हो, एंड इंटेंडेड टू बी हेल्ड, to be held for not more than 12 months, for not more than, बल्कि इसको 1 year लिखो, not more than 1 year। वो एएस में 1 साल लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने वर्ड वही लिखवाया है। Not more than 1 year from the date on which such investment is made। बी पॉइंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। बताना बेटा क्या लिखूं उसमें, जो आप कहोगे वो लिख दूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या लिख दूं बेटा? अदर देन, यही लिखा हुआ है इसमें, अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कर लो नोट जी, अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सब बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। नोट्स बेहद ज्यादा आवश्यक हैं, इसलिए खुद ही बनवा रहा हूं, आपको फालतू चीज ना पढ़नी पड़े, नोट्स खुद ना बनाने पड़े, सब चीज बनवा दूंगा। इसलिए तो बस इसको पढ़ लो एग्जाम से पहले, काम खत्म। क्वेश्चंस कर लो, एमसीक्यूज कर लो, दैट्स इट। किताबें छाननी नहीं पड़ेंगी। फोर्थ लिखिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फोर्थ पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जी बेटा, पहले लिखिए इसमें करंट इन्वेस्टमेंट, लिखो पहला स्टार। are valued at lower of cost or market price। मार्केट वैल्यू कह लो, फेयर वैल्यू कह लो, या एनआरवी कह लो, एक ही बात है। तीनों एक जैसी फीलिंग देते हैं,
ठीक, मार्केट में क्या भाव चल रहा है, या फेयर वैल्यू मतलब यही एसेट सेम कितने की मिल जाएगी आज, या एनआरवी इसको आगे बेचेंगे तो कितना पैसा मिल जाएगा। तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन संदेश एक ही दे रहे हैं। मार्केट वैल्यू कह लो या फेयर वैल्यू कह लो या एनआरवी कह लो, तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली। ठीक, चलो जी, आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। बताओ कुछ और लिखूं क्या? लिखो उसमें अपनी ना समझ के लिए। above rule is based on the concept of conservatism। अच्छा, क्या कह रहा है ये याद कर लें यहां पर एक बार। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टेट्स, क्या बोल रहा है जरा? Provide for all future losses but never anticipate any future gains। Provide for all future losses but never anticipate any future gains, ये था। अच्छा, और एक लाइन क्या लिख लूं इसमें तो काम आएगी मेरे करंट इन्वेस्टमेंट में ही। लिखो कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद market price has to be made on item by item basis। इसी में लिखो आगे total cost of investments cannot be compared with total market price of investments। मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू या एनआरवी कुछ भी कह लो, मैंने बताया एक ही बात है। लो जी, करंट इन्वेस्टमेंट की चर्चा तो वैल्यूएशन की ये खत्म, उससे जुड़े जो भी खास बातें थी मैंने सारी लिखवा दी आपको। सब पे एमसीक्यू बनेगा, इन पर जो लिखवाए हैं पॉइंट मैंने सब पर बनेगा एमसीक्यू। ये सिर्फ लिखना नहीं है और रट्टे नहीं मार रहे, इनको समझना पड़ेगा। रट्टे तो मारने ही नहीं इनके, रट्टे क्या मारोगे इसमें बैठकर, समझ में आनी चाहिए बस चीजें। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लिखेंगे। बी पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में बी पॉइंट नोट कर लिया क्या? करो नोट इसको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जी क्या लिखोगे? आर ऑलवेज वैल्यूड एट, बेटा कैसे वैल्यूएशन होगा इनका? और ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। दूसरा स्टार, दूसरा स्टार बताओ जी क्या लिखा हूं दूसरे स्टार में? देखो, इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट में भाव अगर ज्यादा है तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। हां, अगर कम है तो एक बात जरूर देख लेना। क्या देखोगे बताओ? अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है एग्जाम में,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट 10 लाख, मार्केट प्राइस 12 लाख। बताओ क्या लिखोगे आप? कितना आएगा बेटा? शुड बी वैल्यू एट 10 लाख। कुछ और भी बोलोगे क्या? क्या अगर ये परमानेंट भी है तो भी कुछ नहीं होगा भाई। मैंने लैंड ली 10 लाख रुपए की, और जानते हो क्या हुआ? लेते ही सरकार ने बोला यहां मेट्रो का स्टेशन बनेगा इस पे, तो और एक गजब, क्या रेट बढ़ गए एकदम, लेते रेट बढ़ गए। और पता है वो तो हमेशा के लिए बढ़ गए अब, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लूं? वो परमानेंसी किस में है? डिक्लाइन में ही तो है। यहां मत पेल देना ज्ञान अपना फालतू में, गलत हो जाएगा। अगर इंक्रीज है मार्केट प्राइस तब तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। आई होप ठीक है बात बेटा? लिखो इसमें हाउएवर, सिर्फ लेस की बात कर रहे हैं। इफ द डिक्लाइन in the value of long term investment is permanent in nature, अगर ये परमानेंट है then provision should be made for fall in the value of long term investment। चलो जी, ये थी चर्चा हमारी यहां पर। इसमें बस एक ही पॉइंट रह गया, एंड दैट इज रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना एक बार जरा, बस एक थोड़ा सा आइडिया के लिए कि हम क्या करने वाले हैं पूरी अकाउंट्स में ही। ये लो, एंड अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैरिड इन द बुक्स एट ₹2 लाख। 2 लाख की थी, कौन सी इन्वेस्टमेंट थी ये? लॉन्ग टर्म। ठीक, जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे आप पहले पहुंच जाओगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी AS 13 की बात कर रहा है। और जैसे ही आप AS 13 में पहुंच जाओगे, रजिस्टर पर ये पेजेस आपको नजर आने शुरू होने चाहिए एग्जाम में, ये लिखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ो। द पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी रिसीव्ड इन मे showed that the company was incurring cash losses with declining market value, market share, and the long-term investments may not fetch more than 20,000। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना, इनसे 20,000 से अधिक मिलेंगे नहीं। How will you deal with this in preparing the financial statements of R Limited for the year ended 31 मार्च 2001? बोलो बेटा क्या करेंगे? आंसर मत पढ़ना, ऐसी बताओ। 2 लाख की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में उसका भाव गिर गया और वो 20,000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट बिकेंगी नहीं। अब क्या करोगे? देखो पहली देखो आंसर करना सीखो। एक बात आता हूं मैं, जो आंसर लिखे हुए हैं ना ये स्टडी मटेरियल के हैं, इनके पीछे भागने का प्रयास मत करना। ये आंसर आप एग्जाम में लिखकर नहीं आ सकते। ये पूरा एक्ट कॉपी किया हुआ है उसमें, ठीक, यानी पूरा जो AS है वो कॉपी किया हुआ है। वो सिर्फ हम अपने रेफरेंस के लिए, हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। मुझे बताओ आंसर कैसे करोगे इसका? हाँ एग्जैक्टली, एज पर AS 13 ऑन
AS13 ऑन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, एक नंबर पक्का हो गया आपका, नाम और नंबर लिखने का एएस का। एज पर AS13 ऑन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट, आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। However, if the decline in the value of long-term investments seems to be permanent in nature, then the provision should be made for fall in the value of investment. Therefore, अगला पैराग्राफ, in the above case, the long-term investments of 2 lakh rupees declines in the value and the market value is now rupees 20,000. This decline in the value seems to be permanent in nature. लग रहा है मुझे, उसने बोला नहीं परमानेंट है कि नहीं है, लेकिन लॉसेस हो रहे हैं तो लग रहा है मुझे, seems to be permanent in nature. Therefore, the provision of 1,80,000 should be made for fall in the value of investment and should be debited to P&L account. However, ज्ञान पे लो, हाँ, if this decline in the value of investment is not permanent in nature, then investment should continue to value at rupees 2 lakh rupees and no loss should be provided. खत्म, स्कोप ही खत्म कर दिया मैंने। ज्यादा वाइब्स आ रही है मुझे इसमें कि परमानेंट नेचर का है तो लिख दो, लेकिन दूसरी बात भी कह दो ना, क्योंकि परमानेंट डिक्लाइन वर्ड तो यूज नहीं किया ना उसने, अगर यूज करता तब तो अलग बात थी। तो मैंने क्या बोला, इसलिए सीम्स टू बी परमानेंट इन नेचर, लग रहा है मुझे कि ये परमानेंट नेचर का फॉल है। बेटा आई होप ठीक है बात ये, ठीक, टिक करो उस क्वेश्चन पर, पढ़ लिया हमने ये, क्योंकि बीच में जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा रैंडम अलग अलग जो जो आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, आंसर किसी का नहीं पढ़ोगे। 5 पढ़ो क्वेश्चन, दोबारा पढ़ लो, 5A कर लो उसे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत आ गई, 5A कर लो। X लिमिटेड ऑन 1 जनवरी मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 600 लाख इन द इक्विटी शेयर ऑफ Y, ऑफ विच 50% इज इन द लॉन्ग टर्म एंड रेस्ट एज टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। समझ में आया क्या हुआ, हिंदी करो क्या हुआ। 600 लाख के शेयर खरीदे, मैंने कहा आधे तो मैं साल भर में बेच दूंगा, आधे बेटी की शादी के लिए रखूंगा। हिंदी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, सेम इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो करंट भी है और परमानेंट भी है, लॉन्ग टर्म भी है। आगे आइए, द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट बिकेम 200 लाख एज वाई लिमिटेड लॉस्ट। ओहो, वाई के शेयर खरीदे थे, वाई एक केस हार गया, उसके शेयर का भाव ही गिर गया। 600 लाख के खरीदे थे, कितना भाव रह गया, 200 लाख। 200 लाख 600 लाख के थे, हाँ बोलो कौन से थे ये, लॉन्ग टर्म थे 300 लाख, शॉर्ट टर्म थे, बेटा बोलो ठीक है, कॉस्ट इनकी रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेच के जो पैसा मिलेंगे, मतलब वही तो मार्केट में भाव चल रहा है, वही तो मिलेंगे, यानी मार्केट प्राइस या एनआरवी कुछ भी बोल दूं। कितना दिया हुआ है, सबकी 200 लाख है तो इसकी कितनी, बताओ जरा, आगे बढ़ो। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। फ्रॉम द गिवन मार्केट कंडीशन इट इज अपेरेंट दैट द रिडक्शन इन द वैल्यू इज नॉट टेम्परेरी। अब कोई नहीं बचा, अब ये मत कहना लग रहा है मुझे, अब ये मत बोल देना इज नॉट टेम्परेरी इन नेचर। तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। बेटा यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। चलो आओ आंसर करें फिर से, क्या करेंगे, एज पर AS13 ऑन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ऑफ नहीं फॉर, अकाउंट नाम याद करने पड़ेंगे ठीक से, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी डन एज फॉलोज, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, पूरा ज्ञान फेल दो ये सारा, ठीक। हाँ उसमें ऑब्वियस सी बात है, ये सब मत लिखना। कौन सा नहीं लिखोगे इसमें, ये जो है ना ये सब मत लिखना, इसकी जरूरत नहीं है, बस ये लाइन बतेरी है हमारे लिए, ठीक है, ये तो अपनी समझ के लिए है। उसके बाद फिर ये लाइन लिख दोगे, ठीक है। नाउ इन द गिवन केस, अब क्या करेंगे, इन द गिवन केस
short term investments should be valued at cost and ROE, whichever is lower. Therefore investment should be valued at, bolo, 100 lakh and a loss of 200 lakh should be debited to P&L account. अच्छा, further long term investments, अरे उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ये यहां पर है, नहीं ये सेम ही तो आएगा तो आंसर वैसे तो, लेकिन लिखोगे क्या इसमें ये बताओ. चलो अच्छा, ये तो इसका आंसर हो गया. इसमें क्या लिखोगे? फर्दर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग रुपीज 300 लाख आर वैल्यूड एट रुपीज 100 लाख एंड दिस फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is permanent in nature. Therefore loss of 200 lakh should be provided in the books of accounts and the investments should be valued at rupees 100 lakh. टिक कर लो उसको, पढ़ लिया हमने, ये याद रहेगा ना क्या क्या पढ़ लिया हमने. 6th नहीं होगा, सेवंथ पढ़ना बेटा, 7th पढ़ो. पढ़िए क्या कह रहा है. Messrs Innovative Garments Manufacturing Company Limited invested in shares of another company at a cost of 2.5 लाख. शेयर्स खरीदे 2.5 लाख के, परचेज किया गोल्ड 4 लाख का, सिल्वर 2 लाख का. 1 मार्च को ही खरीदा था. अभी मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च, 2 महीने बाद ही इनके भाव, शेयर्स के भाव गिर गए, सोने के भाव बढ़ गए, सिल्वर के भाव भी बढ़ गए. बेटा क्लियर है? बोलो. हाउ अबव इन्वेस्टमेंट्स विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स इनोवेटिव गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स. बोलो. ज्ञान तो पेल दिया पूरा आपने, आंसर बताओ इसका. सर शेयर्स तो 2,25,000 का आएंगे. अच्छा, क्यों? सर क्योंकि वो विचेवर इस लोअर पे करते हैं ना, तो ये कम है, 2.5 अच्छा. लाख से कम है, तो इसे तो इसलिए करेंगे. और सर गोल्ड और सिल्वर जो है उसकी कॉस्ट पर आएंगे 4 लाख और 2 लाख. क्यों? क्योंकि सर हम प्रॉफिट तो करते ही नहीं है ना. वो शेयर्स की बात करो दोबारा से, कम क्यों आएंगे भाई? ये आपने कैसे मान लिया कि ये शॉर्ट टर्म है? ये कहां लिखा है? आप तलवार लेके बैठ जाते हो. आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? कहां लिखा है इसमें? अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ के तो आए तो हैं, आधे शेयर्स लॉन्ग टर्म थे, आधे शॉर्ट टर्म थे. तो इसमें कहां पता मुझे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? दोबारा आंसर देना पड़ेगा. समझ में आ रही बात? प्रोविजन पे लो पूरे पहले. नाउ इन द गिवन केस ए पॉइंट, शेयर्स की बात कर लेते हैं अलग से. कॉस्ट इज दिस, मार्केट प्राइस इज दिस. इफ द शेयर्स, मार्केट प्राइस ज्यादा है कम है? कम है. If the shares, investment in shares is current investment, then it should be valued at cost or NRV, whichever is lower, यानी 2.25 में आएगी. However, if it is a permanent investment, should be valued at cost, 2.5 लाख में आएगी. Until and unless this fall in the value of investment is permanent nature. If it is permanent nature, then should be valued at 2,25,000, transfer to P&L account, loss 25,000 का. बेटा क्लियर है बात? Yes, sir. बोलो. Yes, sir. बाकी दोनों पर आ जाओ. गोल्ड और सिल्वर सेम आंसर आएगा दोनों का. इफ दे आर करंट इन्वेस्टमेंट्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, विचएवर इज लोअर. कॉस्ट कम है, कॉस्ट पर आएगी. फर्दर इवन इफ इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड अगेन बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली. यहां डिक्लाइन वाली बात मत पेलना, जरूरत ही नहीं है. बड़ी हुई की बात कर रहा है और सेम सिल्वर में पेल देंगे आंसर. बेटा ठीक है. मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं, तलवार लेकर मत बैठो, आप तराजू लेकर बैठो. ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और पूरा ज्ञान अपना वहां पर बताओ कि मुझे सब पता है. अब आप देख लो केस का, सीए भी ये जो करता है कि भाई ऐसा है तो ऐसा ऐसा हो जाएगा. देख लो अब तुम जो तुम्हें ठीक लगता हो. ठीक, आई होप ठीक है बात बेटा. टिक कर लो उसे भी. चलिए जी, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं. इसके आगे डिस्कशन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज की चर्चा समाप्त यहीं पर. धन्यवाद. बाय बाय.